नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल लीगल आउटलुक। आज हम बड़े एक स्पेशल कानूनी नज़रिए की बात करेंगे, एक लीगल पॉइंट पे। एक बार मेरा एक क्लाइंट मेरे पास आता है और कहता है कि वो एक विल का लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लेना चाहता है, लेकिन उसके साथ एक प्रॉब्लम है। वो ये चाहता है कि वो जो पिटीशन फाइल करे केवल वो अपने हिस्से का, मतलब उस बिल के जरिए जितनी प्रॉपर्टी उसके पास आ रही है केवल उस हिस्से की प्रॉपर्टी के का प्रोबेट या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फाइल करे। दूसरा, वो ये कहता है कि जितने हिस्से की प्रॉपर्टी मुझे आ रही है उसकी वैल्यूएशन करके मैं उतना ही कोर्ट फी देना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग थे उस बिल में जो बेनिफिशियरी थे और सभी चाह नहीं रहे थे कि कोर्ट जाकर अपना कोर्ट फीस शेयर करें, तो इसलिए उसका ये क्वेरीज था। इस मुद्दे को समझने के लिए हम आपके साथ एक केस शेयर करते हैं। पार्थ सारथी और बलाया दोनों भाई थे। दोनों ने मिलकर एक घर खरीदा। घर की रजिस्ट्री आधे आधे अपने नाम कराई। दोनों भाइयों ने आधे आधे कराई। वो उनकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी। उसके बाद दोनों में जो बड़ा भाई था पार्थ सारथी, उसके 3 बेटे थे, जिसमें पहले को उसने अपने बेदखल कर दिया था और उससे रिलीज डीड भी अपने फेवर में ले लिया था। दूसरे भाई जो बलाया थे उनकी कोई संतान नहीं थी। फिर वो दोनों मिलकर एक विल एग्जीक्यूट करते हैं मई 1919 में, और उसके बाद नवंबर 19 में पार्थ सारथी की डेथ होती है। उसके बाद अप्रैल 1926 में उनके भाई बलाया की डेथ होती है। अब ये जो 2 बेटे थे, जो विल बनाई गई थी, विल में जो अपने बेटे और उनकी वाइफ को लाइफ टाइम इंटरेस्ट दिया गया था, और प्रॉपर्टी उनके दोनों बेटे के 2 बेटे थे उनको, मतलब जो पार्थ सारथी और बलाया ने बनाया था वो ग्रैंड चिल्ड्रेन के नाम पे विल बनाया था और केवल उनके पेरेंट्स को लाइफ टाइम इंटरेस्ट दिया था। तो इस तरीके से जो हर एक ग्रैंड चिल्ड्रन था उसको 1/4 शेयर मिला था। उसमें से एक ग्रैंड चिल्ड्रन कोर्ट जाता है और कहता है कि भाई आप इस विल का, हाँ, उसमें जो विल में एक एग्जीक्यूटर बनाया गया था, वो अपना 3 एग्जीक्यूटर बनाया गया था। इसमें 2 की डेथ हो जाती है और जो तीसरा था वो मना कर देता है कि मैं एग्जीक्यूटर नहीं बनना चाहता। तो इस तरीके से फिर वो जो बेनिफिशियरी है ग्रैंड चिल्ड्रन बलाया का और पार्थ सारथी का, वो उसमें से एक है, वो कोर्ट जाता है और ये कहता है कि भाई आप मुझे 1/4 शेयर का लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इशू कर दीजिए। सिंगल जज जब इस केस को सुन रहा होता है तो जितने जजमेंट्स वो, ये मद्रास हाई कोर्ट का केस है, तो जितने जजमेंट्स वो देखता है उसमें कंट्राडिक्टरी पाता है। अलग अलग हाई कोर्ट ने अलग अलग इसमें फाइंडिंग दी हुई थी, तो वो इस केस को रेफर कर देता है लार्जर बेंच को। तो एक डिवीज़न बेंच के पास ये केस जाता है और जिसके पास एक इशू होता है, उस रेफरेंस में जो इशू होता है वो ये कि क्या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जो बिल के जिसमें बिल एनेक्स्ड होगा वो इंटायर प्रॉपर्टी का दिया जाएगा या किसी स्पेसिफाइड पोर्शन का भी दिया जा सकता है। ये केस था टीके पार्थ सारथी नायडू वर्सेस अन्नू, और इसका डिसीजन आया था 19 नवंबर 1954 को, जिसका साइटेशन है AIR 1955 मद्रास 411। अब इसके पहले कि हम देखें कोर्ट ने क्या कहा इस मुद्दे पे, हम सेक्शन 211 देखते हैं जो प्रोबेट और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन को डील करता है, और वो ये कहता है कि एग्जीक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर एक डिसीज्ड पर्सन का, वो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है और वो उसके पूरे प्रॉपर्टीज़ को, पूरे स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, और उसमें वो इनफैक्ट उसके पास वो सारे पावर होते हैं कि वो सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो डिसीजन है एज़ पर विल ले सके और एज़ पर सक्सेशन एक्ट ले सके। तो इसका मतलब कहने का ये हुआ कि ये सेक्शन 211 सेक्शन ऑफ इंडियन सक्सेशन एक्ट वो क्लियर करता है कि जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा उसको जो लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दिया जाएगा वो डिसीज्ड पर्सन के पूरे प्रॉपर्टीज़ का दिया जाएगा। इसमें हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो जो और सेक्शंस हैं वो भी ये क्लियर करता है कि ये कोर्ट के डिस्क्रिशन पे है कि वो एक या एक से ज़्यादा
एडमिनिस्ट्रेटर बनाता है या एग्जीक्यूटर बनाता है सारी प्रॉपर्टीज़ का और उसके नेचर ऑफ डिस्पोजल का देखते हुए। सेक्शन 218 और उसके साथ लगा हुआ सेक्शन 221 जो इस डिसीज्ड की जब डिसीज की डेथ हो जाती है इंटेस्टेट, तो उस कंडीशन में लेटर ऑफ एडमिशन इशू करने के सारे पावर को डील करता है। सेक्शन 222 और 231 वो कैटेगरिकली ये कहता है कि अगर डिसीज्ड अपने विल को छोड़ के जाता है जिसमें वो एग्जीक्यूटर अपॉइंट करता है, तो प्रोबेट शैल बी ग्रांटेड टू द एग्जीक्यूटर इफ इन द विल, अगर विल में ही ये प्रोविजन है कि उस जो एग्जीक्यूटर अपॉइंट हो रहा है उसको एक केवल सर्टेन पार्ट ऑफ प्रॉपर्टीज को लेकर एग्जीक्यूट करना है। तो इस तरीके से हम देखते क्या है कि सेक्शन 232 से 236 तक जो ये डील करता है कि अगर डिसीज ने विल बनाया है और किसी को एग्जीक्यूटर अपॉइंट किया है और वो एग्जीक्यूटर या तो उसकी डेथ हो गई है या वो इनकैपेबल है या उसको अपने काम को करने में या वो रिफ्यूज़ कर देता है, तो इस कंडीशन में या एग्जीक्यूटर की डेथ पहले हो जाती है टेस्टेटर से, तो इन सब कंडीशन में जो विल का लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इशू होगा वो कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे होगा कि वो किस तरीके से किस पार्ट के लिए, या इन जनरल वो पूरे ही स्टेट के लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इशू होता है। बट इन सर्टेन कंडीशन जहाँ कोर्ट ये सेटिस्फाई होती है कि ये जो स्टेट के इंटरेस्ट में है या वो डिसीज्ड के जो जिसकी डेथ हुई है उसकी प्रॉपर्टीज़ के इंटरेस्ट में है कि वो एक पार्ट के लिए भी इशू करें। तो इस तरीके से ये देखते हैं कि ये सेक्शन जो है वो कॉन्टेम्पलेट करता है या ये इसका प्रोविज़न लाता है कि नॉर्मली इन नॉर्मल कंडीशन में जब भी किसी स्टेट का या किसी विल का एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होगा, एग्जीक्यूटर अपॉइंट होगा, तो पूरे स्टेट को होगा, पूरे स्टेट का होगा, सारी प्रॉपर्टीज़ का होगा। हाँ, कभी अगर इस किसी केस में कोर्ट ये सेटिस्फाइड है कि सर्टेन पोर्शन अनएडमिनिस्टर्ड है और केवल उस अनएडमिनिस्टर्ड पोर्शन के उस स्टेट के अनएडमिनिस्ट्रेड पोर्शन के लिए ही एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, तो उस कंडीशन में वो एक पार्ट के लिए वो अपॉइंट कर सकती है। सेक्शन 234 ये प्रोवाइड करता है कि जहाँ पे कोई एग्जीक्यूटर नहीं है या कोई रेसिड्यूअल लीगलिटी नहीं है या जो एग्जीक्यूटर है वो मना कर रहा है या डिनाई कर रहा है इन चीज़ों को अपना काम करने को, या और उस जिसकी डेथ हुई है वो इंटेस्टेट डेथ हुई है, तो इस केस में जो बेनिफिशियरी है या अदर लेगेटी है वो उसको ऑथोराइज किया जाता है कि वो बिल को प्रूव कर सकता है और फिर अकॉर्डिंगली उसको लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ग्रांट होगा। इन रेलिवेंट सेक्शंस को देखते हुए लॉ के बारे में तो हमें क्लियर हो गया कि ये जनरल प्रिंसिपल है या नॉर्मल केस है कि एग्जीक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर हमेशा ही जो डिसीज्ड है जिसकी डेथ हुई है उसके पूरी प्रॉपर्टीज़ को लेकर ही वो अपॉइंट होगा या लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इशू होगा। एक एक्सेप्शंस है जो मेरी कैटेगरी जिसकी बात हम कर भी रहे हैं कि इन सर्टेन कंडीशन में आप कोर्ट चाहे तो थोड़े पोर्शन के लिए भी लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इशू करती है, एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करती है, वो है सेक्शन 254, जहाँ पे कोर्ट को अगर ये लगता है कि ये जरूरी है या कन्वीनियंट है कि किसी आदमी को किसी सर्टेन पोर्शन या पार्ट पोर्शन के लिए अपॉइंट किया जाए एडमिनिस्ट्रेटर, तो केवल उस कंडीशन में पूरे फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए कोर्ट ये करती है। इसके अलावा हर एक केसेस में कोर्ट जनरल प्रिंसिपल के तौर पे एग्जीक्यूटर या एडमिनिस्ट्रेटर पूरी प्रॉपर्टी पूरे स्टेट के लिए अपॉइंट करती है। यहाँ पे मैं आपको एक लाइन कोट करना चाहूँगा जो फुल बेंच की तरफ से चीफ जस्टिस गार्थ थे कैलकाटा हाई कोर्ट के, उन्होंने कहा था इन गुड्स ऑफ ग्रीस चंद्र मित्तर वर्सेस वाले केस में, वो कहा था कि एज ए रूल हर एक केसेस में या एक जनरल लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इशू किया जाएगा किसी भी हिंदू के संपत्ति को लेकर, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, क्योंकि वो पूरी संपत्ति पे की वैल्यूएशन करके उस पर स्टैम्प ड्यूटी या कोर्ट फी लगता है। तो अगर वो पार्ट
पेमेंट पार्ट पोर्शन के लिए इशू किया जाएगा, तो इस तरह से कोर्ट फी का लॉस है, रेवेन्यू लॉस है। तो इसलिए नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में पूरे प्रॉपर्टीज़ के लिए की वैल्यूएशन होगी और पूरे प्रॉपर्टीज़ के लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इशू किया जाएगा। केवल लिमिटेड एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एक्सेप्शनल केस में, स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ग्रांट किया जाता है। और जब भी ये ग्रांट किया जाता है तो वहाँ पे बेनिफिशियरी के शेयर को नहीं देखा जाता, वो प्रॉपर्टीज़ की नेचर को देखकर या वर्क एडमिनिस्ट्रेटर के काम के नेचर को देखकर वो डिसाइड किया जाता है। जैसे इस केस में वो ग्रांड जो पार्थ सारथी और बलैया के जो ग्रांड चिल्ड्रन थे वो गए कि भाई मेरा शेयर 1/4 बनता है, इसलिए मुझे 1/4 का लेटर ऑफ एडमिशन दिया गया। तो इसको कोर्ट ने डिनाई कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जो एग्जीक्यूटर है या एडमिनिस्ट्रेटर है उसका काम का नेचर है क्वासी ट्रस्टी है, मतलब वो ऑलमोस्ट ट्रस्टी के रूप में करता है और उसकी फिड्यूशियरी पोजीशन होती है, मतलब वो उस संपत्ति के देख रेख के लिए एक अभिभावक के रूप में होता है। तो इसमें जो बेनिफिशियरी का इंटरेस्ट नहीं देखा जाता कि उसको कितना शेयर मिल रहा है और उसके अनुसार लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दिया जाए, तो ये दिया ही नहीं जा सकता। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि केवल कुछ स्पेशल सर्कमस्टांस है जिसमें कोर्ट का डिस्क्रिशन है कि वो पार्ट के लिए पार्ट प्रॉपर्टी के लिए कर सकते हैं, और वो सेक्शन 244 टू 257 तक इंडियन सक्सेशन एक्ट में दिया गया है। अदरवाइज एज ए रूल इन जनरल पूरी प्रॉपर्टीज या पूरी स्टेट के लिए दिया जाता है। और उसको इस केस में, जिस केस का मैं जिक्र कर रहा हूँ मद्रास हाई कोर्ट के केस का, जिसमें बलैया और पार्थ सारथी के जो ग्रांड चिल्ड्रन गए थे, तो उसमें कोर्ट ने डिनाई कर दिया और उस रेफरेंस को डिसाइड किया ऐसे कि भाई हम पार्ट के लिए लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इशू नहीं कर सकते। तो ये एक्चुअल एंड लीगल पोजीशन है कि कोई चाहे कि वो अपने हिस्से का जितना बेनिफिट उसको हो रहा है विल के जरिए या अपने जो प्रॉपर्टी उसके पास है उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इशू करा ले, तो ये एज पर लॉ अलाउ नहीं है। आपको पूरी प्रॉपर्टीज़ का लेकर और पूरी प्रॉपर्टीज़ पे कोर्ट फी भी देनी होगी, जो भी ड्यूटी बनती है वो देनी होगी। तो ये है इस पॉइंट पे लीगल पोजीशन और कोर्ट के जजमेंट। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, क्योंकि ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है अपने किसी भी व्यक्ति, कॉमन आदमी के दिमाग में कि भाई मुझे फ़ायदा इतना हो रहा है तो मैं इस पूरी प्रॉपर्टीज़ पे क्यों देने जाऊँ कोर्ट फी। लेकिन लीगल पोजीशन ये कहता है कि आपको पूरी प्रॉपर्टीज़ लिए देना होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो शेयर कीजिए, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और अपनी समस्याओं को, अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने विचार को ज़रूर साझा कीजिए हमारे कमेंट सेक्शन में जाके अपनी कमेंट्स को लिखकर। धन्यवाद, नमस्कार।